दिल में ही जो रहा करता है, अपने हिस्से की बात करता है। मिजाज है मेरा समंदर, वो नदियों की बात करता है। और मुझे लगता है कि ये पठनीय है और हर पाठक के पास ये पुस्तक पहुंचनी चाहिए। सिलीगुड़ी शहर की सुपरिचित कवित्री दिवंगत रंजना श्रीवास्तव की स्मृति में स्थानीय तेरहपंथ भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर एवं नगर संलग्न क्षेत्र के लगभग अधिकांश साहित्य, संस्कृति, मनुष्य, व्यक्तित्व व सृजनकर्मी मौजूद थे। इस अवसर पर दिवंगत रंजना श्रीवास्तव की सद्य प्रकाशित पुस्तक डार्क जोन का लोकार्पण भी किया गया। ज्ञातव्य है कि रंजना श्रीवास्तव ने इसी शहर से अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की और थोड़े समय के भीतर ही उन्होंने एक सक्षम रचनाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। नित्य नए नए विषयों को लेकर वह लिखती रहीं, भाषा शैली एवं शिल्प के स्तर पर खुद का उत्तरोत्तर विकास किया। साथ ही विपुल साहित्य सृजन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया, जो उनकी लेखकीय प्रतिबद्धता का एक उज्जवल दृष्टांत है। जाहिर है, रंजना जी का असमय हमारे बीच से जाना हिंदी साहित्य जगत की एक बड़ी क्षति है। उनकी एक कृति जो उनके जीवन काल में प्रकाशित न हो पाई थी, रंजना श्रीवास्तव के जीवन साथी सुधीर कुमार के सार्थक प्रयास के परिणाम स्वरूप आज लोक को अर्पित की जा रही है। बेशक जीवन के रंगमंच पर उनका किरदार बहुत गहरे तक नगरवासियों के साथ ही समाज जीवन को भी प्रभावित करते रहा है और यही कारण है कि आज इस अवसर पर सभागार में नगर के अधिकांश गणमान्य एवं प्रबुद्ध व्यक्तित्व उपस्थित हैं। बेशक उन्हें चाहने वालों की सभागार में उपस्थिति उनकी शख्सियत का एहसास कराती है। सघन संवेदना की जिस गहराई में उतरकर उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से हासिल अनुभवों को कोरे कागज पर जिस शिद्दत से उकेरा है, वह उनके भीतर एक नए रास्ते की तलाश थी। उनकी रचनाओं के अनुधावन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी महत संधान में लगी हुई थी। उनकी रचनाओं में मनुष्य जीवन के सुंदर सपने हैं, जीवन का स्पंदन है और अपने सपनों को सच होते देखने की अटल अटूट तृष्णा भी। उनके अभिनव उड़ान की यह एक अहम वजह रही। डार्क जोन में कुल 12 कहानियां हैं और इसी कहानी के नाम पर पुस्तक का नामकरण भी हुआ है। संग्रह की यह सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी की नायिका अर्थात खुद लेखिका का यह कथन, हम रचनात्मक लोग अगले दर्जे के पागल हुआ करते हैं। जहाँ भी बारिश दिखी थाम लेते हैं उसकी हथेलियाँ, जहाँ भी धूप दिखी उसकी खिलखिलाहटों में शामिल हो जाते हैं। बेशक इस कहन का निहितार्थ अपने भीतर काफी कुछ समेटे हुए है। अब आप सुने डार्क जोन पर लेखकों के विचार। तुलसी जयंती भी है। तुलसी जो पौधा जो हर भारतीय के घर में अपनी खुशबू फैलाता है विभिन्न माध्यमों से। क्रिसमस भी है तो सर्वप्रथम दोनों पर्वों की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का एक कार्यक्रम आपको जैसा कि पता है, शहर की उस कवियत्री को केंद्र करके है, साहित्यकार को केंद्र करके है, रचनाकार को केंद्र करके है, जिसने बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि इस शहर के माध्यम से राष्ट्र पदक पर अपनी पहचान बनाई और बहुत कम समय में हमारे बीच से वो निकल गई। पर उनकी रचनाएं, उनका रचनात्मक संसार हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा। हम सब के बीच उनकी स्मृति हमेशा बनी रहेगी। कहाँ से शुरू करूँ रंजना जी के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आता है कहाँ से आरंभ करूँ। जब शहर में विशेषकर महिला प्रतिनिधि, विशेषकर मतलब ये कह सकता हूँ कि महिला रचनाकारों की जब बात आती थी तो एकमात्र रंजना जी ही दिखाई देती थी, लेकिन उन्होंने इस तरह का रचना संसार बनाया कि आज कवियत्रियों की या कहें साहित्यकारों की, महिला विशेषकर महिला साहित्यकारों की एक बड़ी संख्या इस शहर में मौजूद है और उस जमीन को जिसने उर्वरक बनाया वो रंजना जी है। आज उनकी एक पुस्तक डार्क जोन का लोकार्पण है
और उन्हीं के सम्मान में आज कवि गोष्ठी का भी आयोजन हमने किया है। मैं बिना किसी भूमिका के आज का कार्यक्रम शुभारंभ करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, आपका किस्सा हिमालय के संपादक आदरणीय आरपी सिंह से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पर आएं और मंच को सुशोभित करें। डॉक्टर आरपी सिंह और ठंड में मैं कहता हूँ कि आपके हाथ पर किलो बैठे उसको ऊर्जा देने के लिए दोनों हाथ से ताली बजा इससे जो भी हमारे बीच उपस्थित हैं शहर के जाने माने व्यंग्यकार, साहित्यकार और वो शुद्ध वो सीधे मतलब अस्वस्थता के बावजूद भी वे लोग बेला पोपा से यहाँ पधारे हैं। तो रंजना जी के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए मैं बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ आदरणीय महावीर चैतान से अनुरोध करता हूँ। हालांकि उनके हाथ में चाय साथ में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये व्यवस्था है। दोनों ही भाषाओं में जिनका अपनी पकड़ और लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करते रहे हैं आदरणीय विकी प्रसाद वीरेंद्र जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आएं। ये जो भवन का प्रांगण आप देख रहे हैं, इस भवन को भव्य बनाने में हमेशा उसको एक बेहतरीन व्यवस्था संचालित करने में इसके अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी डागर की बड़ी भूमिका है और अच्छे समाज सेवी हैं। समाज के हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। मैं महेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी कृपया मंच पर आएँ और मंच को हमारे बीच साहित्य मनीषी डॉक्टर ओपी पांडे जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी पांडे से अनुरोध करता हूँ वो मंच पर आकर मंच को सुशोभित करें। अभी बिल्कुल समय के साथ पधारे हैं। भारतीय समय को बिल्कुल गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे भारतीय स्टेट बैंक के मानद सदस्य सचिव आदरणीय श्री विक्रम कुमार जी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूँ वो भी मंच पर आके मंच को सुशोभित करें। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की प्रमुख मनीषा झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मनीषा जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो मंच पर आएँ और मंच को सुशोभित करें। क्योंकि हमारी अपनी भारतीय परंपरा है, हमारे जो मेहमान होते हैं उन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं और भगवान का दर्जा के प्रति जो भावनाएं हैं हमारी, वो मैं समझता हूँ फूलों से ज़्यादा सशक्त माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारे मेहमानों का हम पुष्पगुच्छ के साथ सम्मान करें, उनका आदर करें। मैं सर्वप्रथम प्रणाम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आरपी सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। आदरणीय महावीर चट्टान का सम्मान करने के लिए सुधीर जी से मेरा अनुरोध है कि वो महेंद्र जी डागर भवन के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करें। किंतु मैं पूरा तेलुगु से मेरा सम्मान करें। स्थान ग्रहण करें। राकेश जयसवाल जी से
से भी शहर के जाने माने अधिवक्ता मानवीय विद्यालय के प्रोफेसर मुझे विभाग के प्रोफेसर सुनील द्विवेदी जी शिक्षकों के खाता बनाने ये भी बहुत स्वागत के लिए मैं हर कार्यक्रम को सार्थकता करना तो मैं समझता हूँ।
मैं सुधीर जी, आनंद जी और पिंटू से और उनके सुपुत्र हम लोग संबोधन किया, क्योंकि सुधीर जी ने बहुत मेहनत की है पुस्तक के प्रकाशन में, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ बिखरा बिखरा था, तो हमको एक जगह संग्रह करके और एक रूपता प्रदान करना। एक घर की गृहिणी होती है जो उसे संभाल कर रखती है, हमारे सामने भी होता तो हमें दिखता नहीं है। वो काम बहुत बारीकी से सुधीर जी ने किया है कि एक कहानी को संग्रह करके उसको पुस्तक बंद करने का कठिन काम सुधीर जी ने किया है। इसके लिए बहुत बहुत सुधीर जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी किताब हमारी विचार गई है। एक कहानी इसकी आप पढ़ लेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपका मन करेगा कि पूरी कहानी पूरी किताब पढ़ लें, क्योंकि मैंने 2-3 कहानियाँ पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि ये पठनीय है और हर पाठक के पास ये पुस्तक पहुँचनी चाहिए। पितागन उपस्थित बुद्धिजीवी दिन दर्शक श्रोतागण सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज रंजना जी के पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अंतर हृदय से धन्यवाद देता हूँ सुधीर श्रीवास्तव जी को। उनके निधन के बाद इस तरह का उन्होंने प्रस्तुत काम जो किया है, प्रकाशन किया है उनकी पुस्तक का, आज तक तो ऐसा हो रहा है कि जो साहित्यकार हैं उनकी विरासत को ढोना या आगे बढ़ाना तो दूर की बात है, उसे नष्ट करने पर अधिकांश परिवार टूटा हुआ है। इसलिए इस तरह का श्लाघनीय काम, ऐसा कदम उठाने के लिए इसे प्रेरणा मिलेगी ऐसे साहित्यकारों के परिवारों को कि वह सोचे जिस साहित्यकार ने परिवार का नाम रोशन किया, समाज और देश पूरे विश्व के लिए उसने साधना की, उसका अवदान को और आगे बढ़ाएं, उसको प्रसिद्धि में लाएं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। स्त्री दिवस मैं सोच रहा हूँ कि जब भी चर्चा होगी हिंदी में तो इनका नाम अवश्य लिया जाएगा, इनकी चर्चा की जाएगी। और मैं जहाँ तक आज के पुस्तक की लोकार्पण की बात है, कहानी संग्रह, मैं इस पर समय भी कम है, अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, कभी आप उतना स्वभाव हो उसको लेकर के तो मैं काफ़ी समय लेकर ही बोल पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक स्त्री विमर्श की बात है, 21वीं शताब्दी में इनकी शुरुआत होती है। 21वीं शताब्दी के शुरू में एक कविता लिखती है स्त्री विमर्श की, और फेमस भी होती है, आगे चल करके काफ़ी फेमस होती है। यही कहूँगा, चाहे वो गद्य हो, चाहे पद्य हो, निबंध हो, कहानी हो, कविता, सब में उन्होंने अधिकांश अपनी कविताओं के माध्यम से स्त्री विमर्श को उजागर किया है, स्त्री सत्ता को, उसकी शक्ति को दर्शाया है, उसके इतिहास को लिखा है, किस तरह अन्याय होता रहा, शोषण होता रहा उनके साथ। उन्होंने शक्ति दिया, एक दिशा दी, और आधुनिक नारी की विशेष रूप से उन्होंने आधुनिक नारी को सचेत करते हुए, सजग करते हुए, उसकी चेतना को, उसके संघर्ष को बढ़ाते हुए बहुत कुछ उन्होंने लिखा, पढ़ा भी गया। तो 21वीं सदी की जो रचना शीलता है, विशेष रूप से स्त्री विमर्श की, कविता में स्त्री विमर्श उनका आया है, कहानियों में भी आया है, लेखों में भी आया है, और पत्रिका के माध्यम से भी उन्होंने बहुत लिखा है। उनका ऐसा नाम है तो इस सदी की शुरुआती दौर में मुखर हुई और बहुत तेजी के साथ स्त्री चेतना को उन्होंने बहुत मजबूती के साथ विस्तार दिया था। स्त्री कविता के क्षेत्र पर बार बार उनकी उपस्थिति जो है हिंदी जगत में आकी गई, दर्ज की गई। एक परिचित नाम आज भी उनका है। जहाँ तक उनकी स्मृतियाँ हैं, हमेशा अभी भी कहीं डूबी नहीं हुई। उन्हें स्मृतियों को लेकर के भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
उनकी स्मृतियों को भी खुशबू है हमारे बीच में अभी भी अपनी सुगंध जो है अपना लौट है अधिक फैला रही है। खट्टे मीठे अनुभव तो बहुत से हैं, लेकिन उनकी रचनाधर्मिता को, उनकी रचनाशीलता को मैं बार बार नमन करता हूँ। उनकी स्मृति को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते चंद शब्दों में अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आगे जब कभी कोई बात आएगी कि कहानी संदर्भ पर कुछ बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो मैं वहाँ की साथ समय लेकर जरूर अपनी बातें रखूँगा। धन्यवाद। सुजीत सिंह एवं सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी देवी एवं सज्जन, रंजना श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने को सिद्ध किया साहित्य में। सबसे पहले मैंने उनका नाम सुना मेरे मित्र श्री गोपाल माहेश्वरी थे संस्कृति परिषद में। उनके बारे में सुना कि जनपथ में कोई रंजना श्रीवास्तव नाम से लिख रही है कविताएं और बड़ी अच्छी कविता है। और उसके बाद फिर उनसे परिचय हुआ, बातें हुई, गोष्ठियों में उनको आमंत्रित किया, सुना। चाहत धूप के टुकड़े की प्रथम कविता संग्रह उनका था और उसके बाद से जो उनकी यात्रा शुरू हुई, उन्होंने अपने को निखारा। और ऐसे ही कोई नहीं निखर जाता, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। उसके लिए काफी परिश्रम उन्होंने किया, वह मैं देख रहा हूँ, देखा मेरे सामने से। और काफी अच्छा लिखा, केवल कविताएं ही नहीं, सभी विधाओं में लिखा। और अपने को उन्होंने प्रमाणित किया कि हाँ, रचना में कैसे रचना लिखी जाती है। आज जो नया लिख रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए आदर्श भी है कि यदि लिखना शुरू किया है तो अच्छा लिखे। उसके लिए जो मेहनत करनी है वो मेहनत करें। मेहनत यानी क्या? पढ़ना पड़ेगा, अच्छी रचनाओं को अधिक से अधिक पढ़ना और लिखना, अच्छा लिखने का प्रयत्न यह उन्होंने किया। कोई भी रचनाकार जो लिखता है, वह मैंने कभी पढ़ा था, बंगला साहित्य में ही कहीं पढ़ा था कि वह अपने को ही लिखता है, अपने अनुभवों को लिखता है, अपने विचारों को लिखता है, अपनी भावनाओं को लिखता है। और जो पहले का साहित्य है उसका भी हम निचोड़ लेते हैं और पुनः प्रस्तुत करते हैं अपने ढंग से, उसमें कुछ जोड़कर। और इस तरह साहित्य का रस आगे बढ़ता है। डार्क जोन कविताओं का इनका संग्रह है और कहानी का। और इनकी कहानियां मैंने कम पढ़ी है, अभी डार्क जोन ये पुस्तक मिलने के बाद कुछ कहानियां मैंने पढ़ी। तो कवि जब गद्य लिखता है तो उसमें कविता के तत्व रहते हैं, कविता के गुण रहते हैं। भाषा बड़ी सुंदर है, इसके
स्त्री विमर्श पर ही है। स्त्रियों की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत कुछ सीधे से कहना मुश्किल होता है और कलात्मक ढंग से उन्होंने बड़ी बारीकी से स्त्री जीवन की विविध समस्याओं को अपनी कहानियों में उकेरा है। स्त्री स्वतंत्रता की भी बात है, बहुत जो बंधन है हमारे यहाँ, और बंधन ये बड़ा मुश्किल है। तो समाज के नियम बहुत कुछ के द्वारा नियंत्रित होता है। तो एक उनकी कुछ कहानियां मैंने पढ़ी इसमें, तो सब स्त्री के जीवन के समस्याओं को लेकर वो है और बहुत बारीक ढंग से उन्होंने कहानी बुनी है। तो इस संग्रह के लिए मैं सुधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनके न रहने पर उनकी इच्छा को पूरा किया, उनके इस कहानी संग्रह को सामने लाकर, और इसकी चर्चा होगी कहानी की। अपने अलग ढंग शैली है उनकी, उस शैली में ही उन्होंने लिखा है, आत्मकथात्मक शैली है। और भाषा, बहुत सुंदर भाषा के बारे में मैंने पहले ही कहा, क्योंकि वो कवयित्री थी और जो कवि होता है उसकी भाषा निकट से भी लिखेगा तो उसमें कवि कविता के गुण रहते हैं। मैं सुधीर जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके पुत्र को भी धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रयास से ही यह संकलन निकल पाया और इस पुस्तक की चर्चा होगी आगे भी। मैं वो बहुत जल्दी चली गई हम लोगों को छोड़कर, बहुत कुछ यदि मिल सकता था हिंदी साहित्य को, उससे हम वंचित रह गए। इसका खेद तो रहेगा। और आज बहुत महिलाएं लिख रही हैं, लेखन के क्षेत्र में उतर गई हैं, लेकिन फिर भी रंजना श्रीवास्तव का अभाव हमें खलता है। जब भी गोष्ठियाँ होती है तो वो उनका अभाव हमें खलता है अभी भी, और ये शायद खलता रहेगा। जो पुरानी पीढ़ी के लेखक हैं यहाँ के, नए लोग जो उनसे परिचित नहीं रहे, वो लेखन, उनकी रचनाएं तो रहेंगी, वो तो वो नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं हैं, वो हमेशा रहेंगी। वो नहीं रहते हुए भी वो हैं। लेखक अपनी रचनाओं में जीवित रहता है, इसलिए उनकी मृत्यु संभव नहीं। का जो अवसर है बहुत ही मार्मिक होने के साथ साथ उत्साहवर्धक भी है। उत्साहवर्धक इसलिए क्योंकि भाई सुधीर भाई ने रंजना जी की कृतियों को सजोकर उनका संकलन करके आज हम लोग के सामने एक कहानी संग्रह दिया है, वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आदरणीय विकी प्रसाद जी ने कहा कि साहित्यकार कभी मरता नहीं है, साहित्यकार हमेशा अपनी लेखनी के द्वारा जीवित रहता है। और रंजना जी से मेरा संपर्क एक बड़ी बहन और छोटी बहन के जैसा था। बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह करती थी मुझे, हमारा पारिवारिक संबंध था, घर में आना जाना सब कुछ था। कभी कभी मैं लिखती थी तो मुझे बोलती, मैं रंजना जी कहती थी तुम भी लिखा करो, तुम भी अच्छा लिख लेती हो, तुम प्रयास करा करो अर्चना, तुम लिखा करो। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि रंजना जी की वो जो बातें मुझे उन्होंने कहा करती थी कि तुम क्यों नहीं लिखती हो, तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम भी कर सकती हो, तुम लिखा करो। तो वो करते करते जब मैं लिखती थी, रंजना जी देखिए मैं कविता लिखी हूँ कैसा कैसी है, पढ़ के बोलती हाँ बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा और भी लिखो और भी कर, ये पंक्तियों में थोड़ा और सुधार की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज
तो ये मुझे प्रेरित किया और मैं निरंतर लिखने लगी, ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी व्यस्तता का थोड़ा बहुत लिखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं की ये प्रेरणा थी और इन्हीं का उत्साह था जिसके कारण मुझे लिखने में मेरी गति चली और मैं आज लिख रही हूँ थोड़ा बहुत। और बहुत ही मृदुल और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व की धनी थी। हमारे साथ में काफ़ी दिन तक हमने एक साथ स्कूल में काम किया और एक बड़ी बहन की तरह मुझे हमेशा प्यार किया उन्होंने। और हमेशा मन में जैसे ही मुझे ये पता चला कि आज हमारे बीच में नहीं, अभी मुझे उसको फोटो में गई थी, मैं उनकी बेटी खुशबू से बोली कि लग रहा है मम्मी अभी भी सामने हमारी है। तो जहाँ भी हम उनकी आत्मा को इस पर शांति दे और इसी प्रकार उनकी जो साहित्यिक जो हवा है वो निरंतर चलती रहे और चलती रहेगी कि साहित्यकार सब कुछ कभी मरता नहीं है, वो आजा है और अमर है। आज हमारे बीच में रंजना जी नहीं है, परंतु उनकी यादें खुशबू बनकर हमारे बीच में, उनकी बेटी के नाम की खुशबू है, उनकी जो यादें हैं, उनकी कविताएं जी है, कहानी जो है, खुशबू बनकर साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में अपनी छटा बिखेरती रहेंगी, हवा बिखेरती रहेंगी। इसी के साथ ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। सबसे पहले सभागार में उपस्थित विद्वजन, मंच पर आसीन बौद्धिक व्यक्तित्व, मनीषी और मेरी प्यारी बहनों भाइयों, पहले नहीं, जब मैं 2014 में आई, 2017 में मेरा पहला काव्य संग्रह आया और देवेंद्रनाथ शुक्ल सर के माध्यम से जब मैं उनके पास गई, ये मेरा पहला परिचय था। फिर वो विशिष्ट अतिथि के रूप में आई थी उस मंच पर। रंजना जी को मैंने काफी पढ़ा है, उनकी जो काव्य संग्रह है, उनकी जो कहानी है, वास्तव में देखा जाए तो शब्दों की दुनिया की जादूगर थी वो। और उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए उस पर अपनी लेखनी चलाई। महिलाएं जो सामाजिक आक्षेपों को झेल रही हैं, सामाजिक बंधनों में बंद कर रह रही थी, उनकी जो आवाज थी उन महिलाओं तक गई। और वैसे देखा जाए तो स्त्री का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, उसकी जो मानवीयता होती है, उसकी जो भावात्मकता होती है, उससे ही सृजन होता है। स्त्री कोख में बच्चे से लेकर छोटे तमाम बड़े जो काम करती है, वो प्राण से जो है सृजन करती है। तो अगर हम रंजना जी की कहानी संग्रह को देखें और उनकी कविताओं को देखें, दोनों में उन्होंने जो है स्त्रीय चेतना के साथ साथ, ये हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को भी अपनी कहानी में उकेरा है। सिर्फ ये कह देते हैं कि स्त्रियों को जो है, स्त्रियां प्रेम रचती हैं, स्त्रियां जो है अपने बारे में लिखती हैं, ऐसा नहीं है। अपने समय की जो घटनाएं घट रही थी उनको उन्होंने अपनी कहानी में उकेरा है। मंचासीन एवं सभागार में उपस्थित रसिक वृंद, आज का दिन जैसे आनंद का है वैसे ही कुछ विषाद का भी, क्योंकि आज हम ऐसे दिन में उपस्थित हुए हैं जिस दिन इस शहर की जानी मानी कवियत्री रंजना श्रीवास्तव की पुस्तक का विमोचन हुआ है। और शोक या विषाद इसलिए कि भी रचना कर्मी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। सभा आरंभ होने से पहले नेपाली साहित्य के जाने माने कवि थापा जी हमारे बीच हैं, उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने आश्चर्य किया कि सिलीगुड़ी में हिंदी साहित्य को सर्वभारतीय बनाने में या सर्वभारतीय पहचान कराने में ऐसे 5-6 साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित हैं।
तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उनमें मध्यमणि अगर कोई थी तो वो रंजना जी थी। गत 90 के दशक में जैसे भाई वीरेंद्र जी ने कहा, वो हमारे संस्कृति परिषद में डॉक्टर गोपाल महेश्वरी को मैंने बताया जैसे जनपद में कविताएं निकल रही हैं, तो उन्होंने इसको गौर से इस चीज को लक्ष्य किया और आश्चर्यचकित होने की बात है कि वास्तव में अगर सर्वभारतीय स्तर की साहित्य सृजन कोई करता है तो वास्तव में उनमें रंजना जी का नाम अवश्य लिया जाएगा। वे केवल कवयित्री नहीं थी, साहित्य की ऐसी कोई भी विधा नहीं है जो उनसे अछूती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि कविता की अपनी एक भाषा होती है। जो कविता तो लिख लेते हैं, भाई कविता की अपनी एक निजी एक विशिष्ट भाषा होती है, वो लोग नहीं जानते हैं। बाकी रंजना जी में ये एक वैशिष्ट्य था कि समझ में आता था कि ये कवि वास्तव में ऊपर से बनावटी कवि नहीं है, अंदर से लेके बाहर तक इनमें पवित्र घुसा पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि उनकी कविताओं से लोग प्रेरणा लें और जैसा कि मित्रवर विकी प्रसाद ने कहा कि कविता लेखन के लिए कविता पाठ की बड़ी आवश्यकता होती है। हम कविता तो लिखते हैं और वो एक प्रचारात्मक उद्देश्य मूलक इत्यादि विषय पर आके रुक जाती है। हम कविता के अंतर्मन को नहीं पढ़ पाते, जो महीन चीज होती है वो अछूती रह जाती है। इसीलिए जो कवि आपको उपलब्ध हैं, अच्छे कवि, उनकी कविताएं अवश्य पढ़ें। वैसे मैं कविता के बारे में उतना नहीं जानता जितना कि गद्य के बारे में जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है। डाक मैंने पढ़ा, इसमें स्त्री पुरुषों के आपसी अंतर्बंध, वेदना एवं व्यथा की कहानियाँ अधिक हैं। और ये कहानियाँ कुछ ऐसी है, मिस्टिक कहानी, जैसे निर्बल वर्मा सहज याद आ जाते हैं जब ये कहानियाँ हम पढ़ते हैं। मैं जी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वैसे उनका जब देहांत हुआ तब कोरोना काल चल रहा था, विधिवत शोक सभा नहीं हो पाई थी। आज आप सबके बीच में हम उनको श्रद्धांजलि दे पाकर अपने को कुछ ऋण मुक्त कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जब उनके पति, उनकी संतान, उनके आत्मीयजन सब समय उनकी स्मृति में तो वो रहेंगी ही, हमारी स्मृति में भी बहुत दिनों तक रंजना जी रहेंगी। मैं उनकी शांति, आत्मा की शांति कामना करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अति सम्मानीय मंच, सम्मानीय सभापति महोदय और इस सभागार में उपस्थित सिलीगुड़ी शहर के वरिष्ठ एवं विशिष्ट व्यक्तित्व। रंजना जी से मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब वो हिंदी बालिका विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में कार्यरत थी। उस वक्त काफ़ी मिलना जुलना होता था और कई विषयों पर हम लोग डिस्कशन करते थे। किंतु मुझे लगता है कि रंजना जी का जन्म ये एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए नहीं हुआ था और ये कागजी काम इनमें शायद उनकी इतनी रुचि नहीं थी, क्योंकि उनका जन्म लेखनी के लिए हुआ था। कविता या गद्य हो, किसी भी तरह का साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। इसीलिए
वो बिल्कुल विद्यालय के अपने कार्य से विरति प्राप्त कर पूरी तरह से उन्होंने लेखनी के कार्य क्षेत्र में अपने को समर्पित किया। और रंजना जी बहुत साहसी थी। कई बार जब लेखक लिखता है तो अपने ऊपर कई तरह के दबाव महसूस करता है और इस दबाव की बदौलत वो कई बार सच्चाइयों को बयान नहीं कर पाते, किंतु उनमें एक खुलापन था। कभी भी किसी से भय बिल्कुल भी नहीं और निडर होकर अपनी अभिव्यक्ति को वो कर्म के माध्यम से वो उकेरती थी और यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। मुझे लगता है कि जैसे चाचान जी ने भी कहा, सिलीगुड़ी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय लेखनी पटल पर अगर सिलीगुड़ी का नाम आया है तो उसमें रंजना जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हम लोग सब लोग रंजना जी के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सिलीगुड़ी शहर को राष्ट्र के साथ में जोड़ा है। ये उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और मुझे लगता है कि सभी इस चीज़ को महसूस करेंगे। और रंजना जी आज हम सब लोगों के बीच नहीं हैं, किंतु उनकी लेखनी हमेशा रहेगी। और सुधीर जी ने जिस तरह से प्रयास कर ये जो डार्क जोन, मैं पूरी किताब पढ़ नहीं पाया, हालांकि सुधीर जी ने मुझे दिया था, तो मुझे लगता है कि डार्क जोन के पीछे कुछ ब्राइट जोन छुपा हुआ है। जब नारी विमर्श की उन्होंने बात की, पति पत्नी के संबंधों पे उन्होंने प्रकाश डाला, तो उनका उद्देश्य सिर्फ डार्क जोन को टच करना नहीं था, उनको एक प्रकाश नहीं करना था। ये इसके अंदर एक निहित बातें थी। तो आज इस अवसर पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये एक खुशी का अवसर है या बहुत ही दुख का। ये एक मिश्रित मनोभाव है कि खुशी इसलिए कि उनके मृत्यु के बाद भी उनकी किताब का आज जो है एक पब्लिश हो रही है और उसमें सुधीर जी का कितना योगदान है तो हर पल पे ही देखा है। रंजना जी गजल लिखती थी और सुधीर जी उसको समर के माध्यम से और उसको गाते थे। ये हम लोगों ने लंबे समय तक विभिन्न काव्य गोष्ठियों में ये अनुभव किया है। ये एक बहुत विशेष तरह की जोड़ी है और ये नियति को मंजूर नहीं था। आज रंजना जी हम लोगों के बीच नहीं है। निश्चित तौर पे ये सब लोगों के लिए एक विषाद और दुख का मसला है, किंतु नियति के अपनी राह है और उसमें किसी का जोर चलता नहीं है। आज इस अवसर पर मैं खुश हूँ कि ये आज इनकी कहानी संग्रह का जो लोकार्पण हो रहा है, ये एक अपने आप में सुधीर जी का बिरला प्रयास है। और सिलीगुड़ी की पृष्ठभूमि में जितने भी साहित्यकार वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें विकी प्रसाद जी हैं, महावीर चांद जी, ओम प्रकाश पांडे जी, डी शुक्ला जी और आर.के. सिंह जी, तो इन लोगों का भी हमेशा एक सहयोग रहा है। इन सब लोगों ने मिलकर सिलीगुड़ी के गौरव को बढ़ाया है। मैं अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रंजना जी की आत्मा को शांति मिले। और इस अवसर पर मुझे याद हुआ कि मंचासीन श्री महावीर चचान जी का आज जन्मदिन भी है और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरा नमस्कार। सभागार में मौजूद समस्त विद्वत मंडली का मैं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम स्वर्गीय रंजना श्रीवास्तव जी के कहानी संग्रह डार्क जोन के लोकार्पण पर्व पर यहाँ समेत हैं। इस अवसर पर भाई करण जी ने दो शब्द कहने के लिए कहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि समय की अपनी सीमा है और बातें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गिनी चुनी बातों की तरफ मैं संकेत कर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अगर कहानियों पर चर्चा करनी है तो इसके लिए अलग से एक सत्र की आवश्यकता है। चलते चलाते बात करने का कभी से मुझे शौक नहीं रहा और मैं किसी भी काम को गंभीरता से लेने में यकीन करता हूँ। तो थोड़ी मोड़ी बातें जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि समय की सीमा है, तो उन्हीं थोड़ी मोड़ी बातों की तरफ आपको लेकर सकता हूँ। मित्रों, समाज की दो महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं स्त्री और पुरुष। रंजना जी की कहानियों में इन दोनों ही इकाइयों को काफी गंभीरता से समझने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि यात्रा है जो लगातार चलती जाती है, चिरंतन स्थिति कि बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। इस यात्रा में ढेर सारे साथी मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मुझसे पहले के वक्तागण ने कहा कि जब उनकी कहानियों से हम गुजरते हैं तो हम देख पाते हैं कि कवि मन वहां विद्यमान है। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब कवि कहानी लिखने की तरफ उद्यत होता है तो अपने पूरे जज्बात के साथ वहां मौजूद होता है। और उसमें भी अगर औरत जब कहानियों का रुख करती है और वह औरत जो कविमन के साथ, जिसे कविमन नवाजा है खुदा ने, अगर वह कहानी लिखने की तरफ आती है तो कहानी के लोग का एक नया दरवाजा हमारे सामने खुलता है। रंजना जी की कहानियों को पढ़ते वक्त अक्सर यही महसूस होता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि यात्रा लगातार संघर्ष और इस समाज के बीच तमाम वंचनाओं के बीच अपनी जगह को तलाशने की जद्दोजहद, अपनी अस्मिता की पहचान की जद्दोजहद, फिर चाहे डार्क जोन कहानी हो या तराश हो या बाकी और कहानी, आप देख पाते हैं कि एक बड़ा कलाकार, एक बड़ा कथाकार वो होता है जो किसी भी तरह की बायस जो दृष्टि होती है उससे बचने की कोशिश करता है। रंजना जी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी कहानियों को पढ़ते वक्त कहीं भी हमें यह महसूस नहीं होता कि किसी भी मामले में वे बायस है। यहां पुरुष के दोनों रूप दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ वह पुरुष है जो सहयोगी है और एक तरफ वह पुरुष है जो सामंती बंधनों में जकड़ा। कहीं न कहीं उनके कथाकार की सबसे बड़ी सार्थकता ये कही जाएगी कि वह न सिर्फ स्त्री के को बंधनों से मुक्त होते हुए देखना चाहता बल्कि पुरुष की कंडीशनिंग भी तरीके से करना चाहता है और पुरुष को भी मुक्त करता है, क्योंकि इस समाज के स्वस्थ होने की शर्त ही यही है कि स्त्रियों के साथ पुरुषों की मानसिकता में भी बदलाव का होना बहुत जरूरी है। और कहीं न कहीं रंजना जी की कहानियों को पढ़ते वक्त ये बार बार समझ में आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच और सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमियों, दर्शक बिंदु, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं वस्तुतः रंजना जी के नवीन कहानी संग्रह डार्क जोन के लोकार्पण में। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले रंजना श्रीवास्तव जी की स्मृति को नमन करती हूँ और उनके पति सुधीर श्रीवास्तव जी का अभिनंदन करती हूँ, उन्हें साधुवाद देती हूँ कि उनके बाद भी उनकी कहानियों को, उनके साहित्य को उन्होंने सहेजा और उनकी स्मृति में आज का यह आयोजन आयोजित। ये वाकई समाज के लिए एक उदाहरण है और दूसरे साहित्यकारों को भी इससे बल मिलेगा कि उनके बाद भी उनके परिवार के लोग इस तरह से आगे बढ़कर उनकी विरासत को संभालें और सहेजें। और रंजना जी से मेरी मुलाकात 2010 में हुई और इत्तेफाक यह है कि मैं भी सिलीगुड़ी में कई सालों से रह रही थी
और वो तो उससे पहले से ही रह रही थी, लेकिन हम लोगों का कभी इस शहर में हम लोगों की कभी भेंट नहीं हुई। और उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में, जहाँ एक सेमिनार था और उसमें वो भी आमंत्रित थी और मैं भी आमंत्रित थी। और संयोग ऐसा कहें कि एक ही कमरे में हम लोगों को ठहराया गया था। तो 2 दिनों तक हम लोग एक ही कमरे में रहे और अपने सुख दुख और अपनी स्थितियाँ और अपने समाज के बीच जो स्त्री की स्थिति है उन सब के बारे में हम लोगों ने बातचीत की और हम लोगों का संवाद हुआ। और उस संवाद की नींव इतनी सशक्त पड़ी कि उसके बाद भी फोन पर भी हम लोग की बातचीत अक्सर होती और सप्ताह में कम से कम एक बार तो फोन पर अवश्य बातचीत होती। और फिर बीच बीच में हम लोग मिलते भी तो कई बातें हम लोग साझा करते थे। और वो मुझे छोटी बहन कहती थी और किताब जब भेंट करती थी तो वहाँ छोटी बहन भी भेंट करती थी। तो उनके नहीं रहने से मुझे उनकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। लेकिन अपनी भावना को रोकना ही पड़ता है और उनके साहित्य पर बात करते हैं। ये जो डार्क जोन है इस पर कई लोगों ने कई बातें कही और मैं कहानी पढ़ते वक्त जो मुझे अनुभव हुआ था वही भाई सुनील जी को भी लगा और उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ कही भी। तो इस डार्क जोन चूँकि कहानी संग्रह का लोकार्पण है, इसलिए जो भी बातें यहाँ कहना चाहती हूँ। उनकी कविताओं को भी मैंने पढ़ा है, लेकिन कविताओं में वो जिस रूप में आती हैं कहानी में बिल्कुल अलग ढंग से आती है। और शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि कविताओं का शिल्प और कहानियों का शिल्प, क्योंकि कविता में हमें कम बात में बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से या फिर अपने भाव को अपने विचारों को रख देना होता है, लेकिन कहानी में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। तो उनकी कहानियाँ अक्सर आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई हैं और पहली ही कहानी इस कहानी संग्रह की डार्क जोन है और उसी कहानी के नाम पर इस कहानी संग्रह का नामकरण भी हुआ है। तो मैंने जो उनकी कहानियों में लक्ष्य किया है वह अक्सर जो है वो स्त्री पुरुष के आपसी संबंध और अंतर्द्वंद को लेकर उनकी कहानियां चलती हैं। और यह भी दिखाई पड़ता है कि स्त्री पुरुष का जो आपसी संबंध है वह तनावपूर्ण तब हो जाता है जब स्त्री अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहती है। जब तक वह पुरुष की सहयोगिनी बनी रहती हैं तब तक तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह अपने अस्तित्व को समाज में प्रमाणित करना चाहती हैं, सामाजिक दृष्टि से अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व को एक आकार देना चाहती हैं, तब पुरुष समाज में अक्सर खलबली मच जाती है, जिसका कि उनकी कहानियों में जिक्र है। बहुत सारी कहानियाँ विवादास्पद भी हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन डार्क जोन जो प्रमुख कहानी है इसमें एक स्त्री जो है कई अपने जीवन में आने वाले कई पुरुषों से साक्षात्कार करती है और उसका एक संबंध बनता है, जैसे कि वह बेटी के रूप में होती है, वह पत्नी के रूप में होती है, वह माँ के रूप में होती है, वह सखा के रूप में होती है और भी कई सामाजिक उसके संबंध होते हैं जो पुरुषों से आए दिन जो है वो साबका होता रहता है। लेकिन जो कई बार ऐसा भी लगता है कि जो लोग रंजना जी के व्यक्तित्व को जानते हैं, रंजना जी को जानते हैं, वे अक्सर ऐसा भी महसूस करते हैं कि उनकी कहानियों में वस्तुतः उनके व्यक्तित्व की ही कहीं न कहीं झलक है। ऐसा तो होता भी है क्योंकि कोई भी रचनाकार अपने भोगे हुए यथार्थ से बाहर जाकर कुछ नहीं लिखता। अगर वह लिखता है तो वह शुद्ध काल्पनिक हो जाता है और जब रचना एकदम से काल्पनिक हो जाती है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता। तो रंजना जी में एक तरह की छटपटाहट दिखती है उनकी कहानियों में और उनके जितने भी स्त्री पात्र हैं उन सब में एक छटपटाहट है अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने की। और ये डार्क जोन कहानी जो है इसमें भी कई पुरुष उसके जीवन में आते हैं। वो नायिका जो है शिवा सेन, उसके जीवन में कई पुरुष आते हैं। यह नायिका जो है वो लेखिका है। अच्छा, यह भी इत्तेफाक है कि उनकी कहानियों में अक्सर जो है नायिका वो लेखिका होती है या कलाकार होती है क्या, तो इससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने
एक लेखक के व्यक्तित्व, एक लेखक जो कि उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, अपनी कहानियों में उन्होंने उसे उकेरा। तो ये जो है पुरुषों की सामंती सोच, जहाँ वह दिखाई पड़ती है उनको, वहाँ वह आड़े हाथों ले लेती है। और ऐसे ही पुरुष को उन्होंने आड़े हाथों लिया है जो कि स्त्री को आगे बढ़ने के मार्ग में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। तो डार्क जोन में ही एक पति भी है, पति की बहुत तारीफ है यहाँ कि एक पति ये है जो सुख दुख में हमेशा काम आता है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं प्रेम और आत्मीयता का अभाव भी इस नायिका के जीवन में है। यह जो सीबा सयाद है, इसके जीवन में प्रेम और आत्मीयता का अभाव है। गृहस्थी की चक्की में रोजमर्रा के काम में वह उलझी रहती है, लेकिन मन की भूख जो प्रेम और आत्मीयता से मिटती है, उसको वो गृहस्थी की चक्की में नहीं मिलती। यही वजह है कि उसका एक पाठक जब उससे प्रेम निवेदन करता है, लेकिन वो लोग मिलते नहीं है कभी, सब संवाद फोन पे ही चलता है और वो व्हाट्सएप के जरिए संवाद होता है। तो वह इतनी भावात्मक रूप से उस पर इतनी निर्भर हो जाती है कि एक दिन भी उससे बिना बात किए रहती नहीं है। लेकिन एक घड़ी इस प्रेम संबंध में यह भी आता है कि जब वह उससे मिलने की बात कहती है, तब जो है वह साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं हूँ। और यही वह बिंदु है जहाँ से इसकी जो नायिका के अंदर की जो स्त्री है वो आहत हो जाती है और वह इतनी कठोर हो जाती है कि वह समस्त भाव को डार्क जोन में फेंक देती है, जिसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल था और एक दिन भी बात किए बिना, जिससे संपर्क किए बिना रहना मुश्किल था, उसकी स्मृति को वह डार्क जोन में फेंक देती है। अब ये जो इस स्त्री के बीच स्त्री के अंदर की कठोरता है, उनकी कई कहानियों में ये दिखाई पड़ती है। और ये जो इस कहानी में तो है ही कि मैं रोज उसकी काल्पनिक हत्या करती हूँ और इससे मुझे संतोष मिलता है। और ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें कि नायिका जो है अपने प्रेमी की काल्पनिक हत्या करती है, अपने प्रेम की स्मृति की हत्या कर देती है। तलाश कहानी है, जार कहानी है, यू आर माई वर्जिन सोल, ये सब कहानियां जो है, इसकी जो नायिका है वह अपने प्रेम की हत्या करती है, रोज बरोज हत्या करती है। अब यह सवाल सोचने की है कि वह जिस प्रेम के बिना रह नहीं सकती, जिस प्रेम पर वह इतनी निर्भर हो जाती है कि अपना जीना उसे बेकार लगने लगता है प्रेम के बिना, उस प्रेम और उस स्मृति की हत्या क्यों कर देती है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण भी है और रचना जी की कहानी में स्त्री का मनोविज्ञान भी दिखाई पड़ता है। वो यह भी रेखांकित करती है कि स्त्री का जीवन पुरुष के बिना चल नहीं सकता। उनकी कहानियों को देखकर कोई ये मत सोचे कि वो स्त्री विरोधी है, वो पुरुष विरोधी है। पुरुष विरोधी नहीं है, वे वस्तुतः पुरुष की सामंती सोच पर हथौड़ा मारती है। वह सोच जो स्त्री को आगे बढ़ने से रोकता है और उसके व्यक्तित्व को अपमानित करता है, उसकी भावना का अनादर करता है और समाज में उसकी जो जगह होनी चाहिए वह जगह उसको देने से रोकता है। तो ऐसा जो पुरुष है या ऐसी सोच है, उसको उन्होंने आड़े हाथों लिया है। सम्माननीय मंच, सभागार में उपस्थित अपरिचित चेहरे, साहित्य सृजन से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तित्व एवं युवक युवतियां जो साहित्य सृजन में लगी हुई हैं, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं रंजना श्रीवास्तव के एवं पिछले दिन जो सिक्किम में 16 हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके प्राण के प्रति मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज रंजना जी की जो पुस्तक है डार्क जोन,
उसका लोकार्पण है। आप लोग इस पर्व उत्सव में शामिल हुए, उनके प्रति आपने अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित की। मैं समझता हूं कि डॉक्टर सुनील द्विवेदी, डॉक्टर मनीषा झा, श्री देवेंद्र नाथ सुख को सुनकर ऐसा लगा मुझे कि इन लोगों ने डार्क जोन की कुछ कहानियों को पढ़ा है और समझा भी है। तो इसलिए इन्होंने जो बात कही है कि उनकी कहानियों में नए रास्ते की तलाश है, वहीं से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। यह बात सही है कि डार्क जोन की जो कहानियाँ हैं, उसकी प्रथम कहानी का नाम ही डार्क जोन है। डार्क जोन का शाब्दिक जो अर्थ होता है, ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी भूमि जहां अंधकार हो। तो अब समझने की बात यह है कि लेखिका ने क्यों अपनी कहानियों में जिस कहानी का को संग्रह किया, शामिल किया, उस कहानी की पुस्तक का नाम उन्होंने डार्क जोन दिया। यह समझने की बात, बिल्कुल नए रास्ते की तलाश है। लेकिन इसी के साथ एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, साहित्य सृजन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए यहाँ यह बिल्कुल हम समझते हैं कि यह कहना उचित होगा कि चिंतन सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं होता है। जब तक सामाजिक चिंतन का रूपांतरण व्यक्ति के भीतर नहीं होता है, तब तक व्यक्तित्व का न विकास होता है, न उसके सृजन कर्म का विकास होता है। मानव मस्तिष्क की जो बनावट है, उस बनावट को समझे बगैर हम जो है साहित्य सृजन पर जो चर्चा करते हैं, उसका अधिक सरलीकरण हो जाता है। तो मानव मस्तिष्क का संघर्ष, एक तो जो परिवेश है, समाज है, प्रकृति जगत है, उसके साथ निरंतर एक जो है जाने अनजाने एक संघर्ष चलता है। और उसी संघर्ष से हमारे मनन जगत का विकास होता है, निर्माण होता है, और वहीं से भावधारा का उद्भव होता है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर इसको हम नहीं समझ सकेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी चिंतन, कोई भी सृजन देश काल और भौतिक परिस्थितियों से परे नहीं हो सकता। कोई भी साहित्यकार या रचनाकार या सृजनकर्मी अगर ऐसा सोचता है कि हमारा चिंतन देश काल और भौतिक परिस्थितियों से परे है, तो मैं समझता हूं या तो कोई मूर्ख है या जानबूझकर किसी न किसी को धोखा दे रहा है। क्योंकि कोई भी चिंतन ऐसा हो ही नहीं सकता है जो देश काल और भौतिक परिस्थितियों से परे हो और सर्वकालिक चिंतन हो। अगर ऐसा हम मान ले, रंजना जी की कहानियों पर आने के पहले कहना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि यहाँ जो भी है सब सृजनकर्मी है, विद्वान है, लेखक है, कवि है। अगर हम मान ले कि मनुष्य का चिंतन जो है देश काल से परे होता है, तो फिर हमें यह समझना होगा कि बुद्ध जो है अपने समय के जो बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने नारी स्वाधीनता की बात नहीं की, नारी स्वाधीनता के खिलाफ थे। जबकि आज स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले एक सामान्य छात्र भी लेखक और कवि नारी स्वाधीनता की बात करते हैं। यह इसलिए नहीं कि बुद्ध के मस्तिष्क में नहीं आया, वह समय, वह काल और भौतिक परिस्थितियां जो थी वह अनुकूल नहीं थी। इसलिए बुद्ध जो है उन चीजों को अपने मनन जगत में नहीं उतार सकते। अब मैं डार्क जोन की कहानी पर आता हूँ। खासकर यह बात सही है
कि कहानियों को लेकर बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, विमर्श के लिए काफी समय चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ डार्क जोन की कुछ खास पहलुओं को प्रकाश में लाना चाहता हूँ और कहाँ नए रास्ते की तलाश है उस ओर इंगित करना चाहूंगा, और कहाँ व्यवधान है इस ओर भी मेरा एक संकेत हो। शिवा नाम की एक लेखिका है, अमोल नाम के युवक के साथ फेसबुक पर उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है और कहानी यहीं से शुरू होती है। परत दर परत मन की गुत्थियां जो हैं सामने आती हैं, द्वंद्व संघात होते हैं। प्रारंभ में शिवा जो है वह अमोल को भाव नहीं देती है, मूल्य नहीं देती है, अर्थात उसके बातों को सघन या गंभीर रूप से ग्रहण नहीं करती है। लेकिन धीरे धीरे शिवा के भीतर की जो लड़की है वह उन्मुक्त आकाश चाहती है, और उन्मुक्त आकाश की यह जो इच्छा है, यह जो है वस्तु जगत का एक सत्य है जिसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। प्रेम को लेकर बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, बहुत सारे लेखकों ने प्रेम को लेकर उपन्यास और कहानियां लिखी हैं। कुछ लोगों ने प्रेम को देश से परे माना है, लेकिन क्योंकि मैं वस्तुवादी साहित्यकार हूँ, रचनाकार हूँ, और मेरा यह विश्वास है, मेरा यह मानना है कि देह को माइनस करके कोई भी प्रेम अस्थायी रूप नहीं ले सकता है, धरातल पर नहीं उतर सकता है। अगर एक माँ जब अपने पुत्र से प्रेम करती है, वहाँ भी एक देह है। एक स्त्री जब अपने पति से प्रेम करती है, वहाँ भी देह है। देह से परे तो कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है। तो देह से परे प्रेम की जो कल्पना है वह कल्पना झूठ है, मिथ्या है, अवास्तविक है। तो यहाँ पर देह से परे प्रेम नहीं है, यह यथार्थ है, यह वस्तुपरक है कि धीरे धीरे शिवा के भीतर की लड़की जो है प्रेम पाने के लिए, उन्मुक्त आकाश का स्पर्श करने के लिए वह व्याकुल हो जाती है, और वह धीरे धीरे अमोल के करीब पहुंच जाती है मानसिक रूप से। और देह के धरातल पर अर्थात दूरी होने के बावजूद भी, दोनों के बीच दूरी होने के बावजूद भी देह के धरातल तक जो आ जाती है, और वह कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बुलाओगे नहीं? यहाँ ठंडक काफी है। अमोल कहता है कि ठंडक तो यहाँ भी काफी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक रजाई है। शिवा कहती है तो क्या हम एक रजाई में नहीं रह सकते? अमोल कहता है, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अमोल कहता है कि देखो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मेरा दोस्त मत देना। अब यहाँ पर मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। देशबंधु हिंदी स्कूल में एक शिक्षक थे, रामचंद्र केसरी। वह प्रसंग यहाँ उठाना मैं आवश्यक समझता हूँ। वह शिक्षक टीचर ट्रेनिंग में दार्जिलिंग गए हुए थे। उसी दौरान बहुत सारे लोग पुराने यहाँ के हम जानते होंगे, लीला झा भी एक शिक्षक थी, वह भी दार्जिलिंग टीचर ट्रेनिंग में गई हुई थी। केसरी जी एक जो है उनका चादर लेकर गए हुए थे, और वहां पर जहाँ ये लोग ठहरे घाट पर, अलग अलग घाट पर ये लोग ठहरे, लीला झा के पास कोई चादर नहीं था। लीला झा ने कहा कि केसरी तुम अपना चादर मुझे दे दो। केसरी जी ने कहा कि नहीं, मैं ठंड में मर जाऊंगा, ऐसे ही ठंडक लग रही है। लीला झा ने कहा तो फिर सोच लो, मैं तुम्हारे चादर के भीतर आ जाऊंगी। और लीला झा जाकर के केसरी के साथ सो गई। केसरी ने देखा कि हॉल में बहुत सारे शिक्षक हैं,
कल तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। वह चादर से निकलकर आकर बैठ गए पर पूरी रात ठंड में कपकपाते रहे। सुबह में जो है उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो लीला था कि वह जीवटता देखिए, वह हिम्मत देखिए कि ठंड से बचने के लिए वो केसरी की रजाई में चली जाती है। और केसरी के सामने एक ऐसा सामाजिक दबाव है, सामाजिक डर है, बदनामी का भय है कि वह जो है चादर से निकलकर पूरी रात ठंड में कपकपाते रहते हैं। तो यहाँ लेकिन अमोल जो है, जो कहता है वह शिवा को नगवा गुजरता है और यहीं से रिश्ते में दरार आ जाती है और धीरे धीरे शिवा अपनी दूरी बनाने लगती है और यह दूरी इतनी बढ़ जाती है कि अंततः उसे डार्क जोन में वह डाल देती है। अर्थात एक प्रेम जो था, जो पुष्पित हुआ था, पल्लवित हुआ था, उसका अंत हो गया। तो अब यहाँ से एक नए रास्ते की तलाश तो है। अब वो रास्ता कौन सा होगा, उस पर विचार विमर्श करने के लिए काफी वक्त चाहिए, उस पर भी बात रखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो है उस पर कहने की यहाँ जरूरत कुछ नहीं है। यह मंच भी अभी उस लायक नहीं है। यह मंच और बौद्धिकता की जरूरत महसूस कर रहा है। अब रही बात रंजना जी की रचनाओं का, तो रंजना जी ने काव्य से अपनी यात्रा शुरू की और पहुंच जाती है डार्क जोन की कहानियों तक। यहाँ एक विकास है, यह उत्तरोत्तर विकास हुआ है। द्वंद्व संघात तो है, लेकिन वह द्वंद्व संघात जो है, अब इसको मैं द्वंद्वात्मक रूप दूं या नहीं दूं, क्योंकि भौतिकवाद का जो द्वंद्वात्मक रूप है उसकी परिणति कुछ और होती है और यहाँ जो परिणति निकल करके जो आ रही है वह कुछ और ही है। यह अभी जो है बौद्धिक विमर्श की जरूरत महसूस करती है परिणति, और फिलहाल इसके लायक अभी यह मंच नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, we all are born to die। हम लोग सभी मरने के लिए पैदा हुए हैं। जन्म एक घटना है और मृत्यु जो है जीवन का सत्य है। अब रही बात जन्म के बाद हमने समाज को क्या दिया, समाज से क्या लिया, और एक बात कहानीकारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए कि हम कोई विशिष्ट जो है समाज से इतर अलग हम कुछ हैं। हम समाज से जो लेते हैं उसमें कुछ अपना मिला जुलाकर समाज को वही देते हैं। अब हम इतना उसमें मिलाकर जितना अधिक समाज को देते हैं, जितना अधिक हम समाज को देंगे, समाज उतना ही हमको याद करेगा, उतना ही हमको ग्रहण करेगा। तो रंजना जी ने समाज को जो दिया है, अब रही बात उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी सुधीर की है, और सुधीर को मैं एक दीपक के तेल के रूप में देखता हूँ। रंजना जी तेल की बाती हैं, वह जल रही हैं। जो प्रकाश आप देख रहे हैं, उस प्रकाश का जो अंतर्निहित जो सामग्री है वह तेल है, और तेल के रूप में सुधीर जल रहे हैं। सुधीर नहीं होते तो शायद रंजना जी के व्यक्तित्व का जो आज विस्तार आप देख रहे हैं, यह विस्तार नहीं होता। इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सुधीर को मैंने एक पति के रूप में नहीं देखा है, बल्कि रंजना के मित्र के रूप में देखा है। हर दुख में साथ में खड़े रहे हैं, और जितना सुधीर ने किया है, बहुत कम पति अपनी पत्नियों के लिए वैसा करते हैं। अंत में क्योंकि सभी लोगों ने रंजना जी से कैसे संपर्क हुआ, कैसे उनका परिचय हुआ, उन्होंने कहानी सुनाई है, तो मैं भी थोड़ा सा यही कह करके अपना वक्तव्य विराम देना चाहूंगा। सुधीर जी और रंजना जी जब पहली दफा मुझसे मिलने घर पर आए, मैंने सम्मानपूर्वक बैठाया और कहा कि रंजू एक गिलास पानी ला।
सुधीर जी हतप्रभ रह गए कि अरे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर साहब से तो हम मिलने पहली दफा आए हैं अपनी पत्नी रंजू को लेकर, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रंजू एक गिलास पानी लाओ, बहुत परेशान हो गए। मैंने महसूस किया कि सुधीर जी थोड़ा परेशान हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी पानी लेकर के आई रखी। बाद में सुधीर जी ने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, हम यही सुधीर जी बैठे हुए हैं। बाद में सुधीर जी ने हमको कहा, डॉक्टर साहब हम तो बहुत परेशान हो गए थे कि आप हमारी पत्नी को कैसे जानते हैं, कैसे आप हमको मिलने आए और आपने कहा कि रंजना पानी लेकर आओ। मेरी पत्नी का नाम भी रंजू है, और सुधीर जी भी रंजू कहकर अपनी पत्नी को बुलाते थे, और रंजना श्रीवास्तव लिखती भी थी, रंजना श्रीवास्तव रंजू, तो रंजू के नाम से सभी लोग जानते थे। बहुत परेशान थे, लेकिन बाद में उनकी परेशानी मिट गई जब उन्होंने देखा कि नहीं, डॉक्टर साहब की पत्नी पानी लेकर आ गई और हमारी पत्नी चुपचाप खड़ी है, तब उनकी परेशानी मिट गई। खैर उसके बाद तो ऐसा था कि रंजना श्रीवास्तव को हमारे घर में आने के लिए हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने भाभी को फोन करती थी और हमसे रंजना जी का वैचारिक टकराव किया, और खास करके विचारधारा को लेकर। और आज भी मैं अपनी जगह पर हूँ। डार्क जोन की जो कहानी है उसमें वैचारिकता की कमी नहीं होती तो राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत उन्नत किस्म की कहानी बन सकती है। उस कहानियों की जो बनावट है, उसका जो शिल्प है, उसकी जो भाषा है, वो अद्भुत है, अद्भुत। लेकिन सुनील जी समझ सकते हैं, मनीषा जी ने कहानी पर काफी कुछ कहा है, वह समझ रही हैं। भाषा शैली शिल्प जो कुछ भी है बहुत उन्नत है, लेकिन कहीं न कहीं वैचारिकता पुष्कर अगर वह नहीं होती, वह कहानी नंबर 1 होती। खैर, आज रही बात रंजना जी की विरासत को आगे बढ़ाने की, तो मैं समझता हूँ कि सुधीर जी उस मामले में जो है काफी जो है सतर्क है। रंजना जी को विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी क्रम में अंत में मैं सुधीर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि रंजना जी के नाम से उन्होंने जो है उत्तरबंग हिंदी ग्रंथकार को 2 अलमीरा उन्होंने जो है भेंट किया है। इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए, आप सभी को बधाई देते हुए, मैं रंजना जी की स्मृति को पुनः प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को ही निराश देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी सभाजनों को मेरा नमस्कार। ये गजल मम्मी जी की याद में
गजल सुनाने से पहले एक दो शेर सुनाता हूँ। मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पे। मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पे। बारिश का मौसम है, शायद अपनापन पलट जाए। और रंजना जी के लिए और मैं शेर सुना रहा हूँ। उसका एक वाकया भी, मैं उनके साथ अक्सर आता था प्रोग्राम में, तो मैं उनसे बोलता था ये तुम जो शेर सुनाते हो बहुत अच्छा लगता है। सालों बाद मैंने उनसे ये बात बोली तो उन्होंने कहा ये शेर तो मैंने तुम पे ही लिखा है और ये तुम्हें अब पता चला। वो शेर मैं सुना रहा हूँ। मेरे दिल में ही जो रहा करता है, मेरे दिल में ही जो रहा करता है, अपने हिस्से की बात करता है। मेरे दिल में ही जो रहा करता है, अपने हिस्से की बात करता है। मिजाज है मेरा समंदर, वो नदियों की बात करता है। और दो चार लाइन का एक उनकी गजल में सुना रहा हूँ। तुम किसी झील लम्हों का समंदर रख दो। तुम किसी झील लम्हों का समंदर रख दो। रख दो कम सी हंसी, रख दो कम सी हंसी। रूप का मंजर रख दो। तुम किसी झील में तेरी दुनिया की तस्वीर में उलझा हुआ भी, तेरी दुनिया की तस्वीर में उलझा हुआ भी।
चादर रख दो, तुम किसी झील में वो अंगीठी की तरह रोज सुलगता मुझ में, वो अंगीठी की तरह रोज सुलगता मुझ में। रख दो बारिश की नमी, रख दो बारिश की नमी, चांद का बिस्तर रख दो, तुम किसी झील में। वो तो पारा है छलकता है, बिखर जाता है, वो तो पारा है छलकता है, बिखर जाता है। तुम उदासी को जरा, तुम उदासी को जरा नींद से बाहर रख दो, तुम किसी झील में। रंजू तूफानी को बढ़ने दो, जवां होने दो, रंजू तूफानी को बढ़ने दो, जवां होने दो। उजला उजला है धुआं, उजला उजला है धुआं, सांस के भीतर रख दो, तुम किसी झील में। लम्हों का समंदर रख दो, रख दो कम सी हंसी, रूप का मंजर रख दो, तुम किसी झील